अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सम यूट्यूब चैनल में हूं यासिर खान। आज हम बात करेंगे आलू की फसल के हवाले से, आलू की फसल पर खादों के इस्तेमाल के हवाले से। ये वीडियो काफ़ी अहम है और आपके लिए काफ़ी मालूमाती वीडियो है, तो ये काफ़ी लंबी भी हो सकती है। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँ, प्रॉपर जो है उसकी जो स्टडी है, रिसर्च है, तहकीक है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो इसके अंदर जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि 1 एकड़ आलू की फसल में ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कि आलू के पौधे को अपनी ज़िंदगी के दौरानिए में कितनी खुराक चाहिए होती है और वो कौन कौन सी ज़्यादा ज़रूरी खुराक है उसके लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे फास्फोरस की खुराक की अहमियत क्या है और इसके अलावा इसमें इसकी सही वक्त क्या है और सही मिकदार कितनी होनी चाहिए, ये बड़ी अहम होती है। इसके बाद फिर हम आपको आखिर में जो खुराकी अज्जा की कमी की जो अलामत हैं वो कैसी होती हैं उसकी भी हम आपको बताएंगे। तो ये मकसद ये है कि जब हम आम अपने आलू के काश्तकारों से ये सवाल करते हैं कि आप 1 एकड़ में आलू की फर्टिलाइज़र कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें यही जवाब मिलता है कि अगर हालात अच्छे हैं तो हम 4 बोरी DAP, 3 बोरी 4 बोरी DAP इस्तेमाल करते हैं, 2 बोरी पोटाश इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद 4 बोरी यूरिया हम ऊपर चलकर इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जिंक हो गया, अदर एलिमेंट्स जो भी प्रोडक्ट है वो भी हम साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो फिर हम जो है वो खादों में ज़्यादातर 2 बोरी DAP, 1 बोरी DAP, साथ 1 पोटाश, ऊपर चलकर 4 बोरी जो है वो यूरिया इस्तेमाल करके फसल को क्लोज कर देते हैं। तो ये वो काफ़ी जो हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर काश्तकार अपनी हैसियत के हिसाब से, उसके अलावा जो है फसल के रेट के ऊपर उसको मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको आज इसकी पैदावार के हवाले से जो खुराक ज़रूरी है वो मैं आपको सही तरह बताता हूँ। तो हमारी यही कोशिश है कि हम आपको प्रॉपर उसके अंदर जो है वो तहकीक शुदा जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ समराइज़ करके वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो और जब आप इस सीज़न के आने वाले सीज़न में आप आलू की फसल के ऊपर अपना जो है वो फैसला करें खादों का, तो आपके नज़र में उसकी पैदावार कितनी होनी चाहिए, क्या पैदावार का गोल है, उसके बाद आपने कहाँ तक अचीव करना है। हम जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है कि आलू के अंदर जो है कौन सी खुराकी अज्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपको सबसे पहले हम बताता चलूँ कि जो पौधे के अंदर खुराकी अज्जा जो चाहिए होते हैं पौधे को अपने बढ़ोतरी प्रोडक्शन के लिए, तो वो उसमें नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, बोरान है, मैग्नीज़ है, उसके बाद आयरन है। ये काफ़ी माइक्रो एलिमेंट्स भी साथ, ट्रेस एलिमेंट भी हैं जो कि पौधे को अपनी ज़रूरत बढ़ोतरी और प्रोडक्शन देने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं आलू के फसल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर अब देखना ये है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें कौन से जो खुराकी अज्जा की क्या अहमियत है, उसकी मिकदार कितनी है। अगर उसको हम देखें, एक पौधे को जड़ समेत, आलू समेत उखाड़ लें, ज़मीन से उखाड़ के देखें कि हमने इसका तज्ज़िया करना है कि इस पौधे के अंदर हमारा नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, फास्फोरस कितनी पाई जाती है, पोटाश कितनी पाई जाती है, या कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, या जिंक हो गया, आयरन हो गया, सल्फ़र हो गया, इसकी मिकदार कितनी है, ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं आपके साथ एक रिसर्च स्टडी जो है वो शेयर करता हूँ, तो वो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इसके अंदर सॉइल फर्टिलिटी जो है वो रिक्वायरमेंट फॉर द पोटैटो प्रोडक्शन है। पीटर वेंडर ज़ैंग की ये रिसर्च है जो कि 1981 में 14 दिसंबर 1981 में उन्होंने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बिल्ड की थी। तो उसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या किया कि एक 60 दिन की जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट किया। 60 दिन की क्रॉप को पोटैटो की रूट समेत जो है वो सारा आलू ट्यूबर और उसकी स्टेम समेत जो है उसको हार्वेस्ट किया। करने के बाद उसको उसने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसकी स्टेम का पोर्शन सारा सेपरेट कर दिया और आलू के ट्यूबर का सेपरेट कर दिया। अब उन दोनों में से वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा था कि इसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार और फास्फोरस पोटाश की कितनी है, इसके अंदर कितनी है। तो वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा पैराग्राफ है, ये आपको समझ आ जाएगा। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो इसको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो सेकेंडरी एलिमेंट्स ये भी सारे हैं। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है उस ट्यूबर के अंदर वो 1.6% है।
ड्राई वेट के हिसाब से। इसके बाद अगर हम उसकी स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर जो नाइट्रोजन की है वो 6.5 है। मींस ट्यूबर के अंदर नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, पर उसकी स्टेम के अंदर जो है वो ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट बस सब्जा बनाता है तो इसलिए इसकी मिकदार ज्यादा है। इसके बाद सेकंड पे आता है फास्फोरस। फास्फोरस जो आलू के ट्यूबर जो है, आलू के अंदर जो हमें फ्रूट मिलता है उसके अंदर उसकी जो है वो 0.2% कंसंट्रेशन है, जबकि उसकी स्टेम के अंदर 0.6% जो है वो उसकी कंसंट्रेशन है, जो डंडी स्टेम वगैरह होती है। इसके बाद जो पोटाश है, पोटाश 1.6% जो है उसकी कंसंट्रेशन होती है आलू के अंदर, और वही जो स्टेम के ऊपर होते हैं 6.0 जो है वो कंसंट्रेशन होती है उसकी स्टेम डंडी जो पत्तों उनके ऊपर जो है इसकी कंसंट्रेशन। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम जो है ट्यूबर के अंदर जो उसकी मिकदार होती है वो 0.05% उसकी कंसंट्रेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें उसके स्टेम के ऊपर, डंडियों के ऊपर, तो वो होती है 1.0% जो है उसकी मिकदार होती है, हिस्सा होता है उसके पोर्शन की बनावट में। इसी तरह हम अगर सेकेंडरी एलिमेंट बात करें तो उसके अंदर मैग्नीशियम है, 0.13% उसकी कंसंट्रेशन है। और इसी तरह अगर हम आलू के पत्तों के हवाले से स्टेम के ऊपर बात करें तो वहाँ पर 0.5% उसकी कंसंट्रेशन है ये मैग्नीशियम की। इसी बात आप बात करें सल्फर की, सल्फर के पौधे के जो ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर के ऊपर 0.15% है। इसी तरह उसकी अगर स्टेम की बात करें तो 0.25 जो है इसकी कंसंट्रेशन है। इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, उसकी भी कंसंट्रेशंस हैं ये सारी। तो अब ये जो थे इसका मेन मकसद था कि एक अगर आलू के पौधे की हम देखना चाहें कि उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन मिकदार क्या है, तो वो आपको नजर आएगा कि पहले जो है नाइट्रोजन का रोल देख लें आप कितना अहम है, फास्फोरस का देख लें और पोटाश का। तो उसके बाद कैल्शियम का बड़ा अहम रोल है इसके अंदर आलू की जो है, क्योंकि ये रूटेड क्रॉप होती है, जमीन के अंदर होती है, इसलिए इसके ज्यादा अहमियत की जरूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं कि यही पोर्शन को अगर हम पौधे के हयातियात में जिंदगी में देखें तो वहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर एक पौधे को देखेंगे वो उस पौधे ने अपनी जो है जिंदगी के दौरान जो है वो कितनी जो है न्यूट्रिशन उसने अपटेक की है, हर दिन के हिसाब से वो खुराक कितनी जो है वो अपटेक करता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपके सामने ये पैरा जो आ गया है, ये ग्राफ आ गया है, ये रिसर्च है कोबले एंड स्टेफन की, बैकमैन की 1997 की, 1997 की उसकी रिसर्च है। और उसी के अंदर उनका ये पैराग्राफ है कि डेली माइक्रोन्यूट्रिएंट जो उसकी पोटैटो के अंदर वो प्लांट को रिक्वायर्ड है पर डे के हिसाब से वो कितनी है। तो इसमें मैं एलिमेंट्स के हिसाब से आपको दिखाता चलूं कि नाइट्रोजन के आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन जो है ये इसकी तकरीबन 22 मिलीग्राम से ये शुरू होता है, और शुरू होकर ये लाइन जाती है तकरीबन जब 15 से 30 दिन तक जो है ये तकरीबन चला जाता है 122 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। जैसे ही ये 30 से 45 दिन में पहुंचता है तो वहां पर 200 मिलीग्राम पर डे जो है वो पर प्लांट जो है उसकी ज़रूरत होती है ये नाइट्रोजन की। इसी तरह जैसे प्लांट की उम्र कम होती जाती है, ये और बढ़ती जाती है, 60 दिन तक पहुंचता है तो वहाँ पर दोबारा ये डिक्रीज होना, कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत इनफ होती है। और कनोपी बनाने के लिए ज़्यादातर जब आप 40-45 दिन की क्रॉप देखते हैं, फुल कनोपी बनी हुई, तो लश ग्रीन नज़र आ रही होती है, तो उसके अंदर वो उसकी नाइट्रोजन की अपटेक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हाईएस्ट जो पौधे के अंदर जब जाती है वो 200 मिलीग्राम जो है पर डे पर पौधा जो है वो अपटेक करता है। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड एलिमेंट जो फास्फोरस है, फास्फोरस के अब आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 2-3 मिलीग्राम से शुरू होता है और ये आगे 15 से 30 दिन में तकरीबन 10-12 जो है 15-18 मिलीग्राम पे चला जाता है। इसी तरह फिर 30 से 35 दिन जब वही कनोपी की हालत में जो जाता है तो उस टाइम इसको जो है इसके अंदर फास्फोरस की इसकी डेली की ज़रूरत जो है वो तकरीबन 28-30 ग्राम तक जो है वो चली जाती है। तो इसको जो फास्फोरस अपटेकिंग जो पीरियड होता है इसके अंदर वो तकरीबन जो है वो 30 से लेके जो है तकरीबन 60 दिन तक का, ये 1 माह का जो हाई पीकिंग जो इसका फास्फोरस अपटेकिंग पौधे के लिए होता है कि उस टाइम वो अपटेक कर रहा होता है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा होता है। इसके बाद तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं कि पोटाश की आप देखेंगे पोटाश जो है वो 0 से जब 15 दिन की उम्र होती है तो उसके बाद वो शुरू करता है तकरीबन 28-29 ग्राम से वो मिलीग्राम से पर पौधा लेना शुरू करता है। और जब ये 30 दिन से अबव जाना शुरू होता है तो वो तकरीबन वो 125-30 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से यूज करता है। और जैसे ही ये पौधा 30 से 45 दिन के पहुंचता है, 45 दिन उम्र तक, तो ये तकरीबन जाकर 285-90 मिलीग्राम पर डे पोटाश यूटिलाइज कर रहा होता है।
इतनी तेज़ी के साथ इसको जो है वो पोटाश जो है यूटिलाइज कर रहा होता है। और ये तकरीबन इसका पीरियड 30 दिन से लेके आगे 45-60 दिन तक वो जितनी पोटाश उसके अंदर उसको चाहिए होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करता है। मीन्स के इस पौधे के दौरान हमें देखेंगे पोटाश जो है 285 मिलीग्राम पर डे जो है वो पौधा यूटिलाइज कर रहा है। अगर हम इसी तरह बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम देखें पौधा जो है 15 दिन की उम्र तक जो है वो भी 18-20 मिलीग्राम से शुरू होता है और हाईएस्ट जाता है तकरीबन 40-45 दिन की उम्र में वो जाकर 102-5-10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से वो जो है हाईएस्ट लगाता है। इसके बाद फिर दोबारा जो है वो जैसे 45-50-60 दिन का होता है तो उसकी कैल्शियम की जो है वो उसकी पौधे के अंदर अपटेकेशन जो है वो कम होती जाती है और तकरीबन 60 दिन के बाद वो ना होने के बराबर हो जाती है, वो अपना साइकिल कंप्लीट कर देता है। इसके बाद आगे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम सेम लाइक फास्फोरस का जैसे आपको दिखाया चार्ट पे 0, ये तकरीबन 2-3 मिलीग्राम से शुरू होता है। फास्फोरस जो है वो 28 तक जाती है तो ये तकरीबन 25 मिलीग्राम तक जाती है। उसके बाद फिर ये कॉन्स्टेंटली चलती रहती है आगे 70-80-90 दिन तक जो है ये इसकी ग्राफ है। अच्छा, ये इसके पौधे का होल सर्कल था। अब इसके अंदर आप देखें तो बड़े पॉइंट अहम हैं। वो अहम पॉइंट ये है कि हाईएस्ट पोटाश लेवल देखें अब 280-85 मिलीग्राम तक गया है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है जो कि 200 मिलीग्राम तक टच किया हाईएस्ट, और तीसरे नंबर पर कैल्शियम गया है इस टाइम के अंदर, और चौथे नंबर पर जाकर फास्फोरस आया है। तो ये बड़ी अहम पॉइंट है जो इस पैराग्राफ के अंदर आपको जो मिले। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ट्यूबर के अंदर। अब जो है ये जो न्यूट्रिशन है वो उसकी एप्लीकेशन और उसकी क्वांटिटी मिकदार कितनी है तो वो हम आगे आपको ये इस ग्राफ के अंदर जो है वो आपको नजर आ जाएगा। तो इसके अंदर जैसे देखें कि ये डेली मैक्रो अपटेक है पोटैटो ट्यूबर्स की, तो इसमें मिलीग्राम्स जो है पर डे प्लांट कितना उठाता है। इसके अलावा ड्यूरेशन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो प्लांट का ट्यूबर है वो तकरीबन स्टोलन जो बनता है 27-28 दिन के बाद जो है स्टोलन कंप्लीट होने के बाद ट्यूबर बेबी ट्यूबर्स वो बनना शुरू हो जाते हैं। वो तकरीबन 28 दिन से लेके आगे ट्यूबर्स हार्वेस्टिंग तक चलते रहते हैं। पर मेजरली जो ट्यूबर्स हैं वो तकरीबन हमें 40-45-50 दिन के अंदर जो ट्यूबर्स बनते हैं स्टोलन के साथ वही हमें अच्छी बल्किंग और हमारे हार्वेस्टिंग के लिए अच्छी पैदावार देने के लिए वो ट्यूबर काउंट होते हैं। तो अभी उनके अंदर जो फिलिंग होती है, सबसे पहले हम अगर इधर बात करें हम जो ट्यूबर बनता है नाइट्रोजन की, तो उस स्टेज के ऊपर नाइट्रोजन का हम देखें तो ये शुरू होता है तकरीबन 52 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से शुरू होता है और तकरीबन ये 45 से 60 दिन के दरमियान पहुंचता है तो ये तकरीबन 110 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कंज्यूमिंग कर रहा होता है। और ये हाईएस्ट पीक 70 दिन की जब क्रॉप हो जाती है आफ्टर जो है वो इमरजेंसी के बाद, तो उस टाइम ये तकरीबन 125 ग्राम जो है 125 मिलीग्राम पर डे जो है वो नाइट्रोजन जो है वो यूटिलाइज कर रहा होता है, जो पौधे से ले रहा होता है, ट्यूबर के अंदर जा रही होती है। अच्छा, ये इसके बाद ड्रेन स्ट्रीम हो जाता है, शुरू हो जाता है तकरीबन जो जाके 75 दिन से 90 दिन की जब क्रॉप हो जाती है तो उसके बाद इसके अंदर मिकदार इसकी जो पौधे से जो तरसील है वो ट्यूबर की तरफ वो कम हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन की बात थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 12 मिलीग्राम से शुरू होता है 30 से 45 दिन में, और जब क्रॉप की उम्र पहुंचती है 50 से लेकर 60 दिन के दरमियान, और तकरीबन हम काउंट कर लें 70 दिन, इसके दरमियान ये तकरीबन जो है वो 28 मिलीग्राम पर डे से शुरू होता है और तकरीबन चला जाता है 28, 29, 28, ये तकरीबन 70 दिन तक जो है ये प्लांट के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं जो डेवलप कर रहे होते हैं फास्फोरस की जो एनर्जीज वो इसकी मिकदार ट्यूबर्स के अंदर उस टाइम पर डे के हिसाब से इसे 28 से लेके 30 मिलीग्राम जो है वो पर डे जो है पर पौधा जो है यूटिलाइज कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं पोटाश की बात करते हैं। पोटाश के अंदर आप देखेंगे तो तकरीबन ये 72 मिलीग्राम पर डे पर पौधा जो है वो शुरू करता है तकरीबन 30 से 45 दिन में, और वही जब 45 से 60-70 दिन की क्रॉप पहुंचती है तो वहां पर ये 140 से 145 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से वो यूटिलाइज कर रहा होता है। हाईएस्ट जो है वो पौधे ट्यूबर के अंदर फॉर्मेशन के जो बल्किंग के अंदर 145 मिलीग्राम पर डे पर पौधा जो है वो पोटाश जो है वो यूटिलाइज कर रहा होता है। इसके बाद फिर ये इसका डाउन शुरू हो जाता है, तकरीबन ये चलता रहता है 90 दिन तक जो है इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज, तब 90 दिन के अंदर दोबारा ये 28 मिलीग्राम पर डे जो है पौधे के हिसाब से वो यूटिलाइज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम क्रॉप मैच्योर हो जाती है, क्रॉप ड्यू टू लीफ उसका मार्जिन कंप्लीट हो जाता है और क्रॉप का रोटेशन पूरा हो जाता है, तो उसमें जो अपर साइड वाले लीव्स हैं वही थोड़ी बहुत पोटाश की यूटिलाइजेशन करवा के बल्किंग को पौधे को सपोर्ट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है उसके अंदर रिड्यूसिंग हो रही होती है।
इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम के अंदर आप देखेंगे कि कैल्शियम जो है वो तकरीबन 4-5 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, और ये तकरीबन इसे दौरान जो स्टेबिलिटी चलती थी, मैंने जैसे आपको पहले ग्राफ में दिखाया था जो रिसर्च थी 1981 की, तो उसी के अंदर भी ये सेम था। जो ज़्यादातर जो कैल्शियम जो यूटिलाइज हो रहा था वो प्लांट के जो है वो पौधे के सेल्स वॉल के अंदर उसको बाउंडिंग के लिए, उसको सपोर्ट के लिए, सेल वॉल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। ट्यूबर फॉर्मेशन के अंदर उसका रोल कम होता है, तो इसी जगह पर आप देखेंगे कैल्शियम जो है वो ट्यूबर्स के अंदर इसकी मिकदार भी कम है, यूनिफॉर्म सिमिलरिटी नीचे जा रहा है। मैग्नीशियम की है, मैग्नीशियम जो है वो तकरीबन 8 मिलीग्राम से लेके तकरीबन 10 मिलीग्राम तक जाता है 70 दिन के अंदर, क्योंकि मैग्नीशियम का भी रोल ज़्यादातर जो है वो प्लांट के सेल के साथ है। क्लोरोप्लास्ट जब बनाता है तो इसके बॉन्डिंग के लिए अंदर आता है, तो इस वजह से ये मैग्नीशियम का ज़्यादातर जो है टिश्यूज़ के प्लांट के सेल्स के अंदर जो है वो लीव्स के अंदर ज़्यादा रोल है, तो इस वजह से मैग्नीशियम भी उधर ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। तो ये इसमें ओवरऑल देखेंगे कि अभी ट्यूबर इनिशिएशन के अंदर जो मेजरली आपको चीज़ नज़र आएगी तो वो भी देखें कि यहाँ पर सबसे जो हाई बल्किंग जो हो रही है, सपोर्टिव हो रहा है, वो पोटाश हो रहा है। पोटाश 72 मिलीग्राम से शुरू होता है और तकरीबन 145-46 मिलीग्राम तक चला जाता है, और जो कि 70 दिन की उम्र तक वो जो है 45 मिलीग्राम पर डे पर पौधा जो है वो पोटाश को यूटिलाइज कर रहा होता है। मीन्स कि पोटाश का बहुत बड़ा रोल है इसकी बल्किंग सपोर्ट के अंदर। उसके बाद सेकेंडरी बात करेंगे तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन तकरीबन 52 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से शुरू होता है, तकरीबन 60-70 दिन के जब पहुंचता है तो ये 108-9 मिलीग्राम तक चला जाता है, और जो कि 70 जो इसका पीक बनता है वो 125-28 मिलीग्राम जो है वो चला जाता है। सेकंड नंबर पर नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है इसके ट्यूबर की बल्किंग के लिए, और दो बड़े एलिमेंट। अब तीसरे नंबर पर इसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है जाकर जो फास्फोरस। अब फास्फोरस देखें, पहले उसके अंदर प्लांट के स्टेम के अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो फॉर्मेशन वो कम थी, पर ट्यूबर के अंदर उसकी थोड़ी सपोर्टिव है ट्यूबर की मिकदार बढ़ाने के लिए, तो वो तकरीबन 12 मिलीग्राम से लेकर तकरीबन 28 मिलीग्राम तक जो है वो जा रहा है। अब इधर ही कैल्शियम कम है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ट्यूबर के अंदर जो पहले तीन अगर एलिमेंट्स देखें ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हैं तो वो पोटाश है, नाइट्रोजन है, उसके बाद जो है वो आपका फास्फोरस है। अगर हम बात करें आपके स्टेम के ऊपर, हाइलम के ऊपर, हाइलम के अंदर जो है वो तकरीबन स्टेम से लेके लीफ आगे फ्लावर स्टेज तक जो है वो उसकी मिकदार ज़्यादातर जो है उसमें पोटाश भी था, सेकंड पे नाइट्रोजन था, थर्ड पे कैल्शियम था, उसके बाद फास्फोरस था। तो ये कंसंट्रेशन थी लीफ की और पौधे की पर जो है ट्यूबर की पर डे के हिसाब से यूटिलाइजेशन। इसमें जो मेजरली अब दोनों का कंक्लूजन जो निकलता है वो तकरीबन 30 डेज से पौधा जो है अपने सर्कल को बहुत तेजी के साथ करना शुरू हो जाता है, तकरीबन 60-70 दिन तक वो हाई करता रहता है। इसके अंदर वो 45-50 दिन के अंदर वो जितनी खुराक अपटेक की होती है वो सारी मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, लीफ के अंदर बना रहा होता है, बनाने के बाद वो मुख्तलिफ जो पोर्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है लीफ सेल्स के अंदर, न्यू शूट्स के अंदर, इसी तरह आगे जो है वो बल्किंग के अंदर वो सपोर्ट करवा रहा होता है। ये इसी तरह इसका जो मेजर पोर्शन है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हो गया मेजरली जो न्यूट्रिएंट्स यूज कर रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हम बात करेंगे, इसका जो रिसर्चर ने ये है रेफरेंस जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो नेकुमा एंड वी डर जाक है, जो 1990 की उसकी रिसर्च है। उसने जो ये किया है कि अगर 1000 किलो आलू हम लेके उसमें से हम देखें कि हमें बोरान कितनी मिकदार में मिल रहा है, तो वो उसकी जो एनालिसिस हुई है वो 1000 किलो आलू में से तकरीबन उसे 3.4 ग्राम जो है वो बोरान मिली है। इसी तरह कॉपर की बात करें तो वो 1000 आलू जो है 1000 केजी आलू में से उसको 3 ग्राम कॉपर की जो है कंसंट्रेशन मिली है। इसी तरह अगर मैग्नीज की बात करें तो वो 1.5 ग्राम मिली है। इसी तरह अगर जिंक की बात करें तो वो 1.7 है। मीन्स कि ये एलिमेंट्स जो है उसको 1000 किलो में से मीन्स कि 1 टन से आपको जो है इतनी मिकदार मिल रही है। तो इस हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन, इसकी ज़रूरत उसके अंदर और पौधे के अंदर जो आपको ट्यूबर्स के जो है ये इसकी कंसंट्रेशन मिली है। तो ये इसका ओवरऑल जनरल रिव्यू था। तो उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, ट्यूबर का, स्टेम का, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसके अंदर मैंने आपके साथ एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो शेयर करनी है। तो डिस्कशन ये करनी थी कि जो फास्फोरस है
अब बेसिकली फास्फोरस का रोल किस तरह है, तो एक स्टडी में आपके साथ एक और पैराग्राफ जो है वो रिसर्च का शेयर करता हूँ। ये 3 रिसर्चर्स की हैं, साइंटिस्ट की, जो मैंने कोट किया है, मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा हाईलाइट किया हुआ। ये स्टॉक एट ऑल है, 2004 की रिसर्च है, डेम्पने है एट ऑल 2002 की है, और बिनेट है 1993 की। ये तीनों रिसर्चर्स की जो स्टडी है, इनके अंदर मैं आपको पैराग्राफ थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि अल्थॉट फास्फोरस इज अ क्रिटिकल, the element is needed is relatively small amount, 0.5 kg per ton, compared with the 3 kg per ton for the nitrogen and 4 kg per ton for the potash। ये उन्होंने कहा है कि अगर हम देखें कि हमें फास्फोरस की मिकदार हम आधा किलो कहें कि 1000 किलो की बनिस्बत हमें 1000 किलो में से आलू से हमें जो है वो 500 ग्राम जो है वो आधा किलो हमें फास्फोरस मिल रही है, तो वहीं पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन वहां पर हमें 3 किलो मिल रही है 1000 किलो में से। और अगर हम पोटाश की बात करें तो वो 4000 जो है 1000 केजी आलूओं में से हमें जो है वो 4 किलो जो है पोटाश मिल रही है। मीन्स कि ये बड़ा डिफरेंस है। अब इसी के अंदर दूसरे जो हमारे रिसर्चर उसने एक और पॉइंट किया है कि ये है कोवरबैस रेमीज एट ऑल 2005 की इसकी स्टडी है कि उसने कहा है कि द हाईएस्ट फास्फोरस अपटेक in foliage and tuber occur during the tuber formation and tuber development stage। ये इसी से वाज़ह हो जाता है कि जो हमारी फास्फोरस अपटेकिंग है वो फोलिएज एंड ट्यूबर इनिशिएशन के दौरान शुरू होती है और उसके बल्किंग और उसके फॉर्मेशन के दौरान हमें ज़्यादा चाहिए होती है। इसी के अंदर एक और है रिसर्चर जिसने गैरेवाल एट ऑल 1993 की उसकी स्टडी है, उसकी रिसर्च का जो थीम समराइज है, उसने ये कहा है कि द हाईएस्ट रेट अकर बिटवीन 30 to 45 days आफ्टर इमर्जेंस एंड एवरी डेली ट्यूबर अक्यूमुलेट रेट 0.155 kg पर हेक्टर a day was observed by the गैरीवाल। अच्छा, इसके अंदर उसने ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि एक पौधे को अगर उसकी उम्र जो है 30 से 45 दिन आपको हो जाए तो उसकी ट्यूबर एक्यूमुलेशन के दौरान पर दिन में 1 एकड़ में उसको फास्फोरस कितनी चाहिए। उसके अंदर फास्फोरस की अगर मिकदार हम देखें कि आलू के अंदर 1 एकड़ के अंदर हमें तकरीबन, ये पर हेक्टर बता रहे हैं, मैं आपको अपनी जो केजीज के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से लगाएं तो ये तकरीबन 62 ग्राम जो है वो फास्फोरस बनती है पर डे के हिसाब से, जो उसको एक्यूमुलेशन जो है वो करता है अपने ट्यूबर इनिशिएशन के लिए, और ये पर रोजाना की बुनियाद पर होता है 62 ग्राम। पहले मैंने आपको मिलीग्राम पर प्लांट का बताया था कि उसके अंदर मिलीग्राम, अब हम बात कर रहे हैं कि ग्राम्स के हिसाब से कि कितने ग्राम जो है वो यूटिलाइजेशन कर रही है। तो ये बड़ा अहम है कि फास्फोरस का इसी रोल को देखते हुए हमें उस हिसाब से अपनी फर्टिलाइजर सिलेक्शन करनी चाहिए कि जो हमारी एक्चुअल जरूरत है। अब इसको मैनेज किस तरह किया जाए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्टली बेसिकली फास्फोरस का जो है वो डायरेक्टली बड़ा इफेक्ट आता है। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्टिंग करते हैं। उसके लिए आने वाले वक्त में एक और मैं वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह हम उसको बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो अपने पौधे के लिए कर सकते हैं कि फास्फोरस को बेहतरीन यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। तो आने वाले में उसको अलग वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इसके अंदर ये बताता चलूं कि फास्फोरस जो है वो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाने की, उसको टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, आपकी पीएच इफेक्ट करती है, वहां पर आपके मिनरल्स की जो है वो क्या कंसंट्रेशन है वो आपको इफेक्ट करती है। तो आपको जनरल बताता चलूं कि जो अगर आपकी जमीन जो है वो टेम्परेचर बिलो द 20 सेंटीग्रेड होगा तो वहां पर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बड़ी स्लो हो जाती है, बहुत स्लो रिलीज होती है। जैसे ही टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से अबव होता है तो वहां पर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी और ज्यादा तेज हो जाती है, जो पौधे को यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। बट इसके ऊपर अगर पीएच भी इफेक्ट करती है, अगर हमारी जमीनों की एसिडिक होगी, पीएच कम होगी, वो उसके अंदर जो है वो हमारे यहाँ आयरन और उसके अलावा जो एल्युमिनियम, ये 2 एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। आयरन और एल्युमिनियम बना के वो आयरन फॉस्फेट भी बन सकता है, एल्युमिनियम फॉस्फेट भी बन सकता है। इसी तरह अगर हमारी अल्कलाइनिटी ज़मीन की पीएच 7 से ज़्यादा होगी, 8, 9 इस तरह होगी, तो वहाँ पर कैल्केरियस कैल्शियम ज़्यादा होता है। वो कैल्शियम क्या करता है कि वो आपके फास्फोरस के साथ अटैच करके वो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिएट करता है जो कि अनअवेलेबल हो जाता है प्लांट के लिए। तो उसको फिर दोबारा एक
जो है वो बैक्टीरियल जो है इन्वायरमेंट जो माइक्रोबायोलॉजिकली जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फिर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये था बेसिकली इसके अंदर था। अब आ जाते हैं कि हम इस स्टडी के मुताबिक मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि फर्टिलाइजर जो प्लान है वो क्या होना चाहिए। ये मैंने एक जो है टेबल निकाला है, सर्च किया न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोटैटो, जो कि मैंने सोर्स इसका रेफरेंस भी नीचे दिया हुआ है, 5 वालों का है। तो ये अब उन्होंने क्या है कि एक एक्सपेक्टेड यील्ड निकाली है कि हेक्टर्स के हिसाब से। मेरी कोशिश है कि मैं अपने जो फार्मर्स हैं उसको कन्वर्जन, हमें हमारे फार्मर्स कहते हैं आप हमें बताएं कि बैग कितने डाल लें, नाइट्रोजन के बैग कितने डाल लें, यूरिया के बैग कितने डालें, डीएपी के कितने डालें, पोटाश कितने डालें। बस आप, ये हमारी स्टडी नहीं है, हमें सिर्फ आप बताएं कि हमें कितना। मैं उसके मतलब आपको बताता चलूं कि आपको वाज़ेह तौर पर बताऊंगा, मैंने इसको कन्वर्ट करके आपकी क्वांटिटी एक्चुअली दी है कि आपका डोज कितना बनता है, आपका सेट टारगेट कहाँ है, आपने जाना कहाँ है और अचीव कैसे करना है। उसके मुताबिक अगर देखें तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड जो यील्ड है वो उसको देखा जाए कि ताकि उसके अंदर उन्होंने जो शेयर किया है उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोटैटो की किया है। उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ जो एक्सपेक्टेड यील्ड उन्होंने निकाली है टन पर हेक्टर के हिसाब से। इसके अंदर उन्होंने देखा है कि रिमूवल बाय द यील्ड केजी पर हेक्टर कितनी है। इसके बाद अपटेक बाय वोल प्लांट केजी पर हेक्टर, वो कितने केजी जो है वो अपटेक कर रहा होता है वो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसके अंदर उसकी यील्ड कितनी अडॉप्ट हो रही होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर 20 टन उठानी है तो 38 केजी पर हेक्टर नाइट्रोजन होती है, 18 सल्फर फास्फोरस होती है, पोटाश होती है, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम, ये इसके इतनी क्वांटिटी है। अगर 40 टन आप कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी रिमूवल कितनी होती है, अपटेक कितनी हो रही होती है। 60 टन अगर आपकी जो है वो एक्सपेक्टेड जो पर हेक्टर आपने यील्ड लेनी है या आ रही है तो उसके अंदर उसकी रिमूवल कितनी हो रही है, वो अपटेक कितनी कर रहा है। इसमें 80 टन है, 100 टन है, 101 टन है। तो ये इसके अंदर जो है वो टन्स के हिसाब से, पर हेक्टर के हिसाब से मैंने इसको जो है सिंपली जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि इसमें आप ये देख रहे होंगे सेकंड जो पैराग्राफ मैंने अभी आपके साथ ये शेयर किया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी अपटेक जो वोल प्लांट है, अब एक्सपेक्टेड यील्ड हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है बैग्स के ऊपर, क्यों हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर जो है बैग्स को कैलकुलेट किया जाता है। 120 केजी का बैग होता है जो उसको काउंट करते हैं यील्ड को, 100 बैग्स आए, 120 बैग आए, 130 बैग्स आए, इस हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने उस हिसाब से अपने यहाँ जो बैग्स के अंदर यील्ड आ रही होती है उसके अंदर रिमूवल और उसके अपटेक वोल प्लांट कितना करता है तो हमने किस हिसाब से डालनी है। तो मैंने ये डाला है कि इसमें यूरिया का, डीएपी का, एसओपी का, जिप्सम का और मैग्नीशियम सल्फेट का जो है जो मार्केट में इजीली अपने यहाँ फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसी का मैंने सोर्स आपको साथ शेयर किया कितनी आपने उसके अंदर डालनी है। तो 67 बैग अगर आपने जो है वो फास्ट जो है आलू की लेनी है तो उसके अंदर आपको 119 केजी जो है उसके अंदर यूरिया डालनी पड़ेगी, 40 किलो आपको डीएपी डालनी पड़ेगी, 210 केजी आपको जो है वो पोटाश डालनी पड़ेगी। इसके बाद जो आप कैल्शियम ऑक्साइड है वो आप जिप्सम डालने इजीली मिल जाता है, सस्ता भी है, वो आप 55 केजी वो डाल रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है वो 53 केजी, वो उसका यूटिलाइजेशन बड़ा अहम होता है आगे पत्तों के अंदर। इसी तरह अगर आपने 135 बैग लेना है, ये मैंने हाईलाइट किया है इसलिए कि यहाँ पर जो अगर हमने 135 बैग का हमारा जो टारगेट है पर एकड़ की यील्ड का, तो उसके अंदर अगर हमें नाइट्रोजन जो है वो 204 केजी यूरिया देनी पड़ेगी, 76 किलो हमें फास्फोरस देनी पड़ेगी, पोटाश हमें 381 केजी देनी पड़ेगी। ये तकरीबन 7 बैग बनते हैं 50 केजी, मीन्स बहुत हाई कंसंट्रेशन पे चली जाती है। इतना फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ आगे कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो जिप्सम की सूरत में 81 किलो, 2.5 बोरी हमें जिप्सम इस्तेमाल करनी होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमें 81 केजी, तकरीबन जो है 25 केजी के लगाएं, 3 बैग इस्तेमाल करने होंगे। अगर हमें 200 केजी जो है 200 बोरी यील्ड लेनी है, पर एकड़ का टारगेट सेट करना है, तो फिर हमें उसके अंदर फर्टिलाइजर प्लान किस तरह मैनेज करना है। तो वो उसके अंदर आपको तकरीबन 279 केजी जो आपने यूरिया डालनी है, या बैग में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 50 केजी का बैग होता है, आप उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आप फास्फोरस डालनी है तो वो आपने 111 केजी, 111 केजी जो है आपने फास्फोरस डालनी है। पोटाश जो है आपने 560 जो है वो केजी डालनी है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड 107 केजी है, मैग्नीशियम 109 केजी है। तो ये इसकी क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है जो आपने इसके अंदर डालनी है, जो इसके अंदर रिमूवल होती है। तो वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है कि ये बैग्स के हिसाब से अगर आपने आलू के इतने
बैग लेनी है तो उसके अंदर आपने यूरिया कितनी डालनी है, फास्फोरस कितनी डालनी है, डीएपी कितनी डालनी है, पोटाश कितनी डालनी है, जिप्सम कितनी डालनी है, मैग्नीशियम कितनी डालनी है। ये उन्हीं की रेफरेंस के साथ जो मैंने आपको कन्वर्ट करके दिया है तो ये है। अब इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अहम आ जाती है। अब हम ये तो देख रहे हैं कि ये हमारी रिकमेंडेशन इसमें रिमूवल हो जाता है। यहाँ पर आके बड़ी एक अहम चीज़ होती है कि हमारे आम काश्तकार जब सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं वो फैसला नहीं कर पाते कि यार हमने रिपोर्ट तो आ गई, इसको हम यूटिलाइज किस तरह करें, सेपरेट करें, कितनी ज़मीन से मिल रही है और फर्टिलाइजर हम ऐड कर रहे हैं, वाटर से कितनी आ रही है, वो क्वान्टिटी को मैनेज किस तरह किया जाए। तो ये इसके अंदर ये बेसिकली हमारा जो है उसका प्लान है आलू की यील्ड के लिए इतना फर्टिलाइजर। इसके अंदर अब वेरिएट करता है सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर भी, जहाँ पर ज़मीनें फर्टाइल हैं, लोमी है या सिल्टी लोम है, किले है, सैंडी है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर सॉइल का जाता है, वहाँ पर उसका टेक्सचर जो है वो कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके मुताबिक जो है ये फैसला किया जाता है। पर मेजरली जो रिकमेंडेशंस आलू की अच्छी यील्ड के लिए जो हमें जो थी वो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी है। तो इसके अंदर आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे पॉइंट जो है वो मिले होंगे। अब आप फैसला कर पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी यील्ड को बेहतर बनाने के लिए अपनी क्रॉप के अंदर खुद जो है वो फैसला कर पाएंगे। अच्छा, अब आखिरी में हम जो है मैं आपके साथ वो शेयर करता चलूँ कि जो मैंने कहा था कि हमें जो है वो खुराकी अज्जा की जो कमी के अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन मैंने आपके साथ डेफिशिएंसी ये शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर आप पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। इसमें ये स्टेम का है, साथ ये लीव का है, और ये आगे अपर, मिड और लोअर, ये तीनों जो है स्टेज के पत्तों है। टॉप का की क्या कंडीशन है, उस स्टेज के ऊपर पत्ते की कंडीशन कैसी होती है, जैसे रेक्टेड वायरस नुमा हुआ गोटा हुआ आएगा। सेंटर में क्या रहती है, लोअर साइड पे लाइट येलोइश कलर हो जाएगा, ऊपर डार्क रहेगा लाइट, नीचे जो है वो जो है वो लाइट येलोइश कलर हो जाएगा। ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स है क्योंकि मोबाइल है एलिमेंट्स ये मूव करता है रूट्स के थ्रू, जैसे अपवर्ड साइड पर चलता रहता है, नीचे वाली साइड पर ज़्यादा डेफिशिएंसी शुरू होती है। लाइट कलर का नीचे से ऊपर डार्क होगा और ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो आगे स्टंटेड हुए हैं। ये अमूमन हमारे यहाँ डेफिशिएंसी जब लेट क्रॉप जो हम सोइंग करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा आती है। हमारे यहाँ अर्ली जो फार्मर्स सितंबर के एंड के ऊपर काश्त कर रही हैं, गेती कच्ची पिटाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या अक्टूबर में करते हैं, समटाइम्स उनको भी ये चीज़ हो जाती है। बाकी ज़्यादातर जो लेट क्रॉप के अंदर जैसे टेम्परेचर बिलो द 20 जाना शुरू होता है, वहाँ पर जाकर ये नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी पौधे के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, उसकी यूटिलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाती है। आगे सनलाइट, सूरज की रोशनी नहीं निकलती, धुंधे रहते हैं, बादल रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब मसाइल की वजह से ये डेफिशिएंसीज आती रहती हैं। वो आपने अपने खेत में जो है चेक करना है। इसके बाद ये सेकेंडली हम बात कर रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक डेफिशिएंसी में फास्फोरस का। फास्फोरस की पहला सबसे बड़ा जो आपको डेफिशिएंसी नजर आएगी उसमें आप देखेंगे कि ये पौधे की रूट्स नहीं डेवलप होंगी, जड़ें नहीं होंगी, जड़ें छोटी होंगी, जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, और यही ट्यूबर फॉर्मेशन के साथ आता है। आलू जो फास्फोरस है बेसिकली ये रूट फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा आप सीड की डेवलपमेंट में काम आता है फॉर्मेशन, पर आलू के पौधे के ऊपर आपकी इसकी रूट ग्रो नहीं कर पाएंगी, जाला नहीं होगा, मोटी मोटी रूट्स होंगी, ब्रीक सब रूट्स नहीं होंगी उसके अंदर। ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। अब हम पत्तों के ऊपर कैसे देख पाएंगे, आप अगर खेत में जाते हैं तो फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपने पत्तों में कैसे खुद ऑब्जर्व करना है, तो आप देखेंगे कि ये पत्ता जो है ना उसके मार्जिन साइड के ऊपर जो किनारे वाली साइडें हैं वहां पर वो जलना शुरू हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, लाइट शेड अंदर आ रहा होगा, बाहर से ब्लैक जल रहा होगा, जो आपको ऐसा लगेगा जैसे झुलसाओं की बीमारी आ रही है। बेसिकली वो जो है वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो नजर आ रहा होगा, जिसकी वजह से या पत्तों के ऊपर नजर भी आ रहा है। इसी वजह से पत्तों की तस्वीरें शेयर की गई हैं ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। जब आप अपने खेत में आलू के अंदर जाएं तो आप उसको इजीली डायग्नोस कर पाएं और उसका बेहतरीन जो है वो सॉल्यूशन भी निकाल सकें। तो ये था फास्फोरस का। अब बात करते हैं हम जो है पोटाश की। पोटाश के अंदर आप देखें ये जो पत्तों के ऊपर आप देख रहे हैं कि येलोइश मार्जिन सा आ रहा है, येलोइश कलर का हो रहा है, पत्ता डार्क ग्रीन है, बट उसके अपर मार्जिन जो है ये तकरीबन आपको नीचे वाला नहीं, पोटाश आपको ऊपर वाली साइड पर नजर आएगी, फास्फोरस नीचे नजर आएगी, और समटाइम्स आपको जो है जो नाइट्रोजन है वो भी नीचे आएगी, पर पोटाश आपको अपर मिडल, ये मिडल वाले लीव्स में ज़्यादा नजर आएगी, जहाँ पर उसके किनारे येलोइश कलर होना शुरू हो जाएंगे। पहले वो डार्क कलर के साथ येलोइश किनारे बनते हैं, फिर वो पत्ता जो है वो डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ब्राउन के साथ जलने की नुमा कंडीशन आती है। तो ये हमें पोटाश की डेफिशिएंसी नज़र जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। छोटी पौधे के अंदर जो सारा येलोइश होता है, येलोइश के साथ ही वो ब्राउन होकर जलना शुरू हो जाता है, तो ये पोटाश की डेफिशिएंसी है। इसके
इसके साथ अगर हम बात करें कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो कैल्शियम के अंदर जो है वो आपको नज़र आएगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कैल्शियम जो है ये हम इसे कहते हैं कि दो इसके बड़े अहम रोल होते हैं। एक तो सेल वॉल के अंदर जो उसकी सेल्स वॉल्स को डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग करना, वो कैल्शियम कर रही होती है। सेकेंडली जो है जो कैल्शियम है वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो न्यू कॉम्पलिंग होती है वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है कैल्शियम। वहाँ पर अगर कैल्शियम डेफिशिएंस होगा तो वो आपके पौधे को क्या होगा कि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप टॉप, मिड और लोअर के पत्ते देखेंगे तो आपको ऊपर वाले पत्ते जो है ना एकदम झुलसाओ और नज़ा हुआ, जला हुआ नजर आ जाएगा, एकदम मुरझाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पत्ता हरा होगा, बाकी वो 2-3 दिन बाद क्रंची हो जाएगा, कड़क होना शुरू हो जाएगा। समझ लें कि वहां पर आपकी जहाँ आपके पत्ता न्यू शूट निकलते साथ ही रोल्ड हुई होगी, तो वो आपकी निशानी है कि इसका जो है जो कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर आप नीचे वाले पत्तों को देखेंगे वहां पर भी आप बिल्कुल हरा पत्ता होगा, आपने देखा है कल मुरझा गया है, आप उसको थंब के साथ दबाएंगे तो आपको थंब उधर बेंट हो जाएगा, 2-3 दिन बाद दोबारा देखेंगे तो वो पत्ता सूख के क्रंच बन जाता है, सख्त हो जाता है। तो वो समझ रहे हैं कि आपका जो है ना कैल्शियम डेफिशिएंसी है वहाँ पर, जहाँ पर ये नज़र आ रही है। ये अदर फंगल में भी आता है, फंगस के साथ भी ये सब थोड़ा रिलेट कर रहा था। वो आगे चल के इंशाल्लाह जब वो डेफिशिएंट उनकी फंगस की बात करेंगे हम, तो उस टाइम ये मैं आपके साथ इसको और ज़्यादा क्लियर कर पाऊँगा। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं, कैल्शियम का हो गया, इसमें हम आगे बात करते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो है ना वो रिलेट करती है विथ आपको जो है फंगल डिजीज के साथ। जैसे ये करेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नीशियम जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, इसमें आप बात करें को बड़े पत्ते के अंदर तो पक्का हार्ड हो जाएगा, लोअर साइड का जो लीफ है वो हार्ड हो गया, येलोश हल्का हल्का लाइट येलो शेड देगा, पर उसके अंदर रैंडमली जो पत्ते जो है ना वो जले हुए होंगे, बड़े बड़े धब्बे जो है ब्राउनिश होके वो जले हुए नजर आएंगे, तो वो उसकी एक्चुअल जो है डेफिशिएंसी नजर आती है। अच्छा, ये आलू के अंदर ही ये रिलेट कर रहा होता है आपकी जो है अर्ली ब्लाइट के साथ, जो है ब्राउन स्पॉट के साथ भी कर रहा होता है, पर बेसिकली ये इसका जो है वो थोड़ा सा बड़ा धब्बा होगा। अर्ली ब्लाइट के अंदर आपको रिंग मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे, पर इसके अंदर मिलेंगे ये रैंडमली जस्ट झुलसाव होगा, जला हुआ होगा, कैसे ना डंपिंग जो है किया होगा। तो ये उस तरह की निशानी आपको नजर आएगी। या तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, इस तस्वीर को देखें, इसी तरह अगर आप अपने खेत में जाकर उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये थी आज की जो टोटल जो आलू के अंदर खुराकी अज़ा के हवाले से उसकी तफसील क्या करती है, किस तरह करती है, क्या क्या डलती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, हमें क्या डिसीजन करना चाहिए। कोशिश ज़्यादा की है कि हम आपको बेहतरीन डीपली तरीके से समझा सकूं कि आप भी अपने फार्म के अंदर उस चीज़ को बेहतर करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। तो आने वाले वक्त में फास्फोरस का अगर हम कहेंगे तो इसका फास्फोरस का बेहतरीन यूटिलाइजेशन अगर हमारे यहाँ, मैं आपको इंशाल्लाह जो एक और वीडियो में बताऊंगा कि अगर फास्फोरस की हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो हमें किन सोर्सेज के थ्रू अपनी जो है वो पौधे की फास्फोरस जो है वो पूरी यूटिलाइज करनी है। तो इंशाल्लाह वो भी इसी सीज़न से पहले पहले हम उसके मुख्तलिफ सोर्स में आपके साथ शेयर करूँगा कि जिस सोर्सेज के साथ अपनी अपनी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी थी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है और इसको दोस्तों के साथ, नए काश्तकारों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी ये मालूमात मिल सके। तो अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आपने डिसलाइक भी करना है। तो और इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।